जिस बेटे के लिए माँ ने अपनी किडनी बेच दी थी, उसी ने बुढ़ापे में माँ के सामने पानी का गिलास तक नहीं रखा और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लेकिन जाते वक्त माँ ने जो चिट्ठी दी, उसे पढ़कर बेटे की रूह कांप गई। यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं है, यह कहानी है उस अंधाधुन भरोसे की जो एक माँ अपनी औलाद पर करती है, और उस क्रूर सच्चाई की जो बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उसी लाठी से माँ को घायल कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज और आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शहर के सबसे पॉश इलाके में बने उस आलीशान बंगले के बाहर सन्नाटा नहीं था, बल्कि तूफान मचा हुआ था। यह तूफान प्रकृति का नहीं था, यह तूफान था रिश्तों के टूटने का, मर्यादाओं के तार तार होने का। बंगले का नाम था सावित्री विला। लेकिन विडंबना देखिए, जिस सावित्री देवी के नाम पर यह बंगला था, आज उसी सावित्री देवी का सामान नौकर बाहर सड़क पर फेंक रहे थे। धूप बहुत तेज थी। 55 वर्षीय सावित्री देवी, जिनका शरीर अब बीमारियों का घर बन चुका था, एक पुरानी कुर्सी पर बैठी अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उनके सामने खड़ा था उनका इकलौता बेटा मनीष और उसकी पत्नी कामिनी। मनीष, जिसने विदेश से पढ़ाई की थी, जो शहर का जाना माना बिल्डर था, आज अपनी ही जन्मदात्री माँ की आंखों में देखने के बजाय अपने मोबाइल में व्यस्त था। माँ, मैंने कह दिया ना, अब और नहीं, मनीष ने बिना नजरें उठाए सख्त लहजे में कहा। यह घर अब मेरे और कामिनी के हिसाब से चलेगा। तुम्हारे इन पुराने तौर तरीकों, तुम्हारी बीमारियों और तुम्हारी खांसने की आवाज़ से हमारे स्टैंडर्ड पर असर पड़ता है। मेरे क्लाइंट्स घर आते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथों से अपने पल्लू को संभाला। उनकी आवाज़ में वो खनक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी, बस एक टूटी हुई माँ की बेबसी थी। बेटा, यह घर तेरे पिताजी ने बड़े अरमानों से बनवाया है। उन्होंने मरते वक्त कहा था कि सावित्री, इस घर की नींव में हमारा पसीना है, इसे कभी बिखरने मत देना। आज तू मुझे इस घर से निकाल रहा है। कामिनी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, तमाशा देख रही थी, आगे आई और तख्त आवाज में बोली, माँ जी, इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। पिताजी को गए जमाना हो गया, यह प्रैक्टिकल दुनिया है। हमने आपके लिए शहर के बाहर वाले वृद्धाश्रम में बात कर ली है। वहाँ आपको समय पर खाना मिलेगा, दवाई मिलेगी और हमें हमारी स्पेस। गाड़ी खड़ी है, चुपचाप बैठ जाइए। सावित्री देवी ने एक बार अपने बेटे की ओर उम्मीद से देखा। शायद वह अपनी पत्नी को डांटेगा, शायद वह कहेगा कि माँ कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मनीष ने जो किया, उसने सावित्री देवी के दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। मनीष ने अपनी घड़ी देखी और झुंझलाते हुए कहा, कामिनी सही कह रही है माँ, गाड़ी में बैठो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे एक मीटिंग में जाना है। उस पर सावित्री देवी को लगा कि जैसे उनकी छाती में किसी ने पत्थर रख दिया हो। जिस बेटे को उन्होंने अपनी परछाई से भी बचाकर पाला, आज वह उन्हें अपनी जिंदगी के रास्ते का पत्थर समझ रहा था। सावित्री देवी उठी। उनके घुटनों में दर्द था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने अपनी पुरानी अटैची उठाई, जिसमें उनके गिने चुने कपड़े और एक छोटी सी पोटली थी। वह धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। बैठने से पहले सावित्री देवी पलटी और आखिरी बार उस घर को देखा। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला और पास खड़े चौकीदार रामू काका को थमा दिया। रामू भैया, सावित्री देवी ने भर्राई आवाज में कहा, जब मनीष को फुर्सत मिले तो उसे यह दे देना, कहना उसकी माँ ने आखिरी आशीर्वाद दिया है। गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। पीछे रह गया वह आलीशान बंगला और पत्थर दिल बेटा। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानने से पहले एक कड़वा सच आपसे साझा करना चाहता हूँ। आज के दौर में ईंट पत्थर के मकान तो बहुत ऊंचे बन रहे हैं, लेकिन इंसानियत का कद बहुत छोटा होता जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि माँ बाप भगवान से भी बढ़कर होते हैं और उनका अपमान सबसे बड़ा पाप है, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको अपने परिवार के और करीब ले आएंगी। वृद्धाश्रम का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां हर चेहरे पर एक ही कहानी लिखी थी, अपनों का दिया हुआ धोखा। सावित्री देवी को वहां का एक छोटा सा कमरा मिला। दीवारें सीली हुई थी, पंखा धीरे धीरे चल रहा था। पहली रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें बार बार नन्हा मनीष याद आ रहा था। वह रात याद आई जब मनीष को बचपन में निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सावित्री देवी नंगे पैर मीलों चलकर मंदिर गई थी और पूरी रात दिए की लौ को अपने हाथों से बुझने से बचाया था। वह दिन याद आया जब मनीष को विदेश भेजने के लिए उन्होंने अपने पुश्तैनी कंगन बेच दिए थे। लेकिन इन सब यादों के बीच एक गहरा राज भी था, जो उन्होंने आज तक मनीष से छिपा कर रखा था। उधर बंगले में मनीष और कामिनी अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। आखिरकार घर अब हमारा है, कामिनी ने सोफे पर परसते हुए कहा। अब हम इसे रिनोवेट करवाएंगे, वो पुराना पूजा का कमरा हटाकर वहां बार बनवाएंगे। मनीष मुस्कुराया, लेकिन अजीब बात थी, उसे अंदर से वैसी खुशी महसूस नहीं हो रही थी जैसी उसने सोची थी। रात को जब वह अपने कमरे में गया
तो उसे माँ की खांसी की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक कर उठा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह बस उसका वहम था। आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। करीब 1 महीना बीत गया। मनीष ने एक बार भी माँ को फ़ोन नहीं किया। सावित्री देवी भी अब खामोश हो गई थी। वह आश्रम में गुमसुम बैठी रहती। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। एक दिन मनीष के ऑफिस के एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। यह उसके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने फोन काटा, लेकिन फोन फिर बजा। झुंझलाकर उसने फोन उठाया। हेलो, क्या मैं मनीष जी से बात कर रहा हूँ? सामने से एक गंभीर आवाज आई। हाँ, बोल रहा हूँ, जल्दी बोलिए, मैं मीटिंग में हूँ। मनीष ने रूखेपन से कहा। मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर देश पांडे बोल रहा हूँ। आपकी माँ सावित्री देवी हमारे अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। उनकी किडनी पूरी तरह फैल हो चुकी है। आपको तुरंत आना होगा। मनीष के हाथ से पेन गिर गया। किडनी फेल, लेकिन माँ को तो सिर्फ गठिया और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। यह किडनी की बात कहाँ से आई? मैं आ रहा हूँ, मनीष ने हकलाते हुए कहा। वह अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर वही सफेद रोशनी और दवाओं की गंध थी। डॉक्टर देश पांडे बाहर आए। उनका चेहरा सख्त था। आप मनीष हैं? डॉक्टर ने पूछा। जी डॉक्टर, माँ कैसी है? डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसे तौल रहे हो। मिस्टर मनीष, आपकी माँ के पास अब बहुत कम वक्त है। उनका शरीर अब और संघर्ष नहीं कर सकता। दरअसल एक ही किडनी पर इतना भार वह कब तक सहती? मनीष हैरान रह गया। एक किडनी? क्या कह रहे हैं आप? माँ के पास तो दोनों किडनियां थी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और अपनी फाइल खोली। लगता है आपको अपनी ही माँ के बारे में कुछ नहीं पता। 25 साल पहले इसी अस्पताल में एक ऑपरेशन हुआ था। एक 7 साल के बच्चे की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने अपनी एक किडनी डोनेट की थी। वह बच्चा आप थे, मनीष जी। मनीष के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे चक्कर आने लगा। उसने दीवार का सहारा लिया। क्या? लेकिन माँ ने तो कहा था कि मेरा ऑपरेशन किसी डोनर की किडनी से हुआ था। उन्होंने कभी नहीं बताया। माँ है वो, डॉक्टर ने तीखे स्वर में कहा। माँ कभी अपना एहसान नहीं गिनाती। उस समय डॉक्टरों ने मना किया था, क्योंकि सावित्री जी खुद कमजोर थी। लेकिन उन्होंने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए थे। कहा था कि मेरी जान ले लो डॉक्टर साहब, पर मेरे बेटे को बचा लो। उस ऑपरेशन के बाद से उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा। वो ताउम्र दवाइयों के सहारे रही, सिर्फ इसलिए ताकि आप जी सके। और आपने, सुना है आपने उन्हें घर से निकाल दिया। डॉक्टर के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह मनीष के कानों में उतर रहे थे। उसे याद आया कि कैसे माँ अक्सर अपनी कमर के दाहिनी तरफ हाथ रखकर दर्द से कराहती थी, और जब वह पूछता था तो हंसकर टाल देती थी कि बस बुढ़ापा है। वह दर्द बुढ़ापा नहीं था, वह दर्द उसकी जान बचाने की कीमत थी। मनीष आईसीयू के अंदर भागा। सामने बेड पर सावित्री देवी बेजान पड़ी थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। वह शरीर जो कभी इतना मजबूत था कि उसे गोद में उठाकर मीलों चल सकता था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया था। मनीष घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, उसके गले से सिर्फ एक सिसकी निकली। माँ, आंखें खोलो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ माँ, मैं राक्षस हूँ। सावित्री देवी की पलकें हल्की सी हिली। धुंधली आंखों से उन्होंने अपने बेटे को देखा। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उनके होंठ हिले। आवाज नहीं आई, लेकिन मनीष समझ गया। वह कह रही थी, रो मत बेटा। उसी वक्त रामू काका, जो शायद खबर सुनकर वहां पहुंच गए थे, दौड़ते हुए आए। उन्होंने हाथ में वही पुराना लिफाफा था। मनीष बाबू, रामू काका ने रोते हुए कहा, माता जी ने जाते वक्त ये आपको देने को कहा था, मैं देना भूल गया था, आज अलमारी साफ करते वक्त मिला। मनीष ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक पासबुक। चिट्ठी में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरे प्यारे मुन्ना, मुझे पता है तुझे मेरे खांसने से, मेरे बूढ़े होने से तकलीफ होती है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझ पर बोझ बन गई। मैं जा रही हूँ ताकि तू और बहू खुशी से रह सको। मैंने कभी तुझे बताया नहीं, लेकिन तेरे पिताजी हमारे लिए कोई जायदाद छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि बहुत सारा कर्ज छोड़ गए थे। यह बंगला बैंक के पास गिरवी था। मैंने पिछले 30 सालों में लोगों के घर सिलाई के अचार पापड़ बेचकर वह कर्ज चुकाया है, ताकि तुझे यह घर मिल सके। इस पासबुक में मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है, जो मैंने अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर जमा की थी। यह करीब 5 लाख रुपए हैं। इसे अपने बिजनेस में लगा लेना। अपना ख्याल रखना, और हाँ, समय पर खाना खा लेना। तुझसे बहुत प्यार करने वाली तेरी माँ। चिट्ठी पढ़कर मनीष की रूह कांप गई। वह दहाड़े मारकर और रोने लगा। जिस माँ को उसने बोझ समझा, उसने अपनी किडनी देकर उसे जीवन दिया, अपनी मेहनत से उसे छत दी, और अपनी दवाइयों के पैसे मारकर उसे विरासत दी। और बदले में उसने क्या दिया? अपमान, वृद्धाश्रम। उठो माँ, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए, मुझे यह घर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मनीष ने माँ का हाथ अपने सिर पर रखा, लेकिन वह हाथ अब ठंडा पड़ चुका था। मॉनिटर पर एक सीधी लकीर चल रही थी। बीप बीप बीप। सावित्री देवी जा चुकी थी। जिसने जीवन दिया था वह जीवन देकर चली गई।
दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली अंत अब आपकी आंखों में है। मनीष आज करोड़ों का मालिक है, लेकिन वह उस आलीशान बंगले में नहीं रहता। उसने उस बंगले को एक मुफ्त डायलिसिस सेंटर में बदल दिया है, जिसका नाम है सावित्री सेवा सदन। वह हर रोज वहां जाता है, मरीजों की सेवा करता है और हर बुजुर्ग औरत में अपनी माँ को तलाशता है। लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आता। पछतावा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मनीष के पास सब कुछ है, लेकिन वह सुकून नहीं है जो माँ की गोद में सिर रखकर मिलता था। अगर आपकी माँ अभी आपके साथ है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके गले लगिए, क्योंकि एक बार यह साया सिर से उठ गया तो पूरी दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का कार्य हम 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। उनका सम्मान कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं, अगर आपको भी अपनी माँ की याद आ गई है, तो अभी इसी वक्त वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखें। हम वादा करते हैं हम ऐसी ही जज्बातों को शब्दों में पिरोकर आपके पास लाते रहेंगे। अगली कहानी तक अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।